नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निदेशालय सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा के निर्देशानुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 12 व 13 नवंबर 2022 को करवाया जा रहा है। इस परीक्षा से संबंधित सूचना शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह व सचिव कृष्ण कुमार का कहना था कि इच्छुक अभ्यर्थी पूरी तरह से निर्देश पढ़कर ही अप्लाई करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रोफेसर जगबीर सिंह एवं सचिव श्री कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.bseh.organisation.in पर 17 सितंबर से 27 सितंबर 2022 तक कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी यदि 1 लेवल के लिए आवेदन करता है तो उसे 1000 रुपये, 2 लेवलों के लिए करता है तो उसे 1800 रुपये तथा 3 लेवल के लिए आवेदन करता है तो 2400 रुपये शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसी प्रकार हरियाणा के अनुसूचित जाति व विकलांग अभ्यर्थी यदि 1 लेवल के लिए आवेदन करते हैं तो उसे 500 रुपये, 2 लेवल के लिए 900 रुपये तथा 3 लेवलों के लिए आवेदन करता है तो 1200 रुपये शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सूचना बुलेटिन में दर्शाए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान में पढ़कर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अभ्यर्थी पुष्टिकरण का प्रिंट लेना सुनिश्चित करे। वहीं उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपने विवरणों अर्थात नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र, आधार नंबर और विषय के चयन में सुधार भी 28 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 27 सितंबर 2022 के उपरांत ऑनलाइन आवेदन तथा 30 सितंबर 2022 उपरांत ऑनलाइन विवरण सुधार की अनुमति नहीं होगी। इस संदर्भ में कोई भी प्रार्थना प्रतिवेदन स्वीकार नहीं की जाएगी। 12 व 13 नवंबर यानी कि शनिवार रविवार को इस वर्ष एस्टेट 2022 का आयोजन करने जा रहा है। उसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जो अभ्यर्थी परीक्षा देना चाहते हैं 17 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक यानी कि 11 दिन रात्रि 12 बजे तक अपना आवेदन कर सकते हैं और उसमें 1000 रुपये फीस 1 लेवल के लिए रखी है। कोई अभ्यर्थी यदि 2 लेवल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको 1800 रुपये रखी है और कोई तीनों पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों की परीक्षा देना चाहिए उसके लिए 2400 रुपये शुल्क रखा है। और इसी प्रकार अनुसूचित जाति व विकलांग अभ्यर्थी यदि कोई हैं तो उनके लिए 500 रुपये 1 के लिए आवेदन करने के लिए फीस रखी है, 2 लेवल के लिए आवेदन करना चाहता है 900 रुपये रखी है और 3 लेवल के लिए आवेदन करता है 1200 रुपये रखी है। और ऐसे सब अभ्यर्थी 17 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक रात्रि 12 बजे तक अपने फार्म भर सकते हैं और 28, 29, 30 3 दिन के लिए उनको करेक्शन के लिए छूट दी जाएगी। उसके बाद करेक्शन नहीं की जाएगी चाहे फिर उसकी कोई भी गलती रह गई हो। फीस वही है, ना घटाई है ना बढ़ाई है। 7th पे कमीशन लागू हो गया लेकिन उतनी ही है। तो शुद्धि के लिए आपको बता दिया 28 सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन ही कर सकेंगे और उसमें फ़ोटो का साइज़ भी बताया गया कितना साइज़ होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ भी बताया गया कितना होना चाहिए ताकि बाद में किसी को दिक्कत ना आए। और उसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, किसी को कोई दिक्कत आती है तो 9717894424। दूसरा नंबर जारी किया है 9810285068। तीसरा नंबर एक और दिया है 9289528561। तो और ईमेल आईडी दी है estat2022@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। देना शुरू किया है, उसके बाद समय समय पर जारी सूचनाओं द्वारा आपको अवगत करा दिया जाएगा। सिलेबस वगैरह के लिए क्या रखा गया है, किस प्रकार पैटर्न रहेगा बोर्ड का? सिलेबस के लिए संस्कृत में एक परिवर्तन किया गया है, वो आपने नहीं दिया मैडम, क्या गया है प्रभाकर रोटी को ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट मान लिया गया। पहले संस्कृत के अभ्यर्थियों की बहुत सारी डिमांड थी और ऐसे हमने 46 गुरुकुलों को बोर्ड के साथ जोड़ा हुआ है तो उनकी भी मांग थी कि भी प्रभाकर रोटी को ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट मानते हुए हमारी पीआरटी की ली जाए तो उनकी वो पीआरटी की लेवल उनकी परीक्षा ली जाएगी और आगे उन्होंने कर रखी होगी तो दूसरे लेवल की भी ली जाएगी।
ये OTP भी ले जाएगी क्या प्रभाकर? दोनों को मिला करके उसको ग्रेजुएशन मान लिया गया है। नहीं, कुछ विद्यालयों की SLC बोगस और प्रमाण पत्र बोगस पाए गए थे, उनको बोर्ड की जो हमारी वेबसाइट पर हमने दिया हुआ है उसके समकक्ष नहीं पाए गए थे। ऐसे विद्यालयों के ऊपर विनिमय 21(2) और संबद्ध 10(b) के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया था, और यदि किसी ने इस प्रकार की दोबारा से गलती की तो उसको 3 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। तो ऐसे 2 विद्यालयों ने, एक विद्यालय है KD शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरी गेट हिसार, उसने 21(2) और संबद्ध विनिमय 10(b) के तहत 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। और दूसरा स्कूल है विश्व भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडवा हिसार, उसको दूसरी बार गलती पर 3 लाख रुपए फाइन लगा था 10(b) के उल्लंघना करने पर। तो इन दोनों ने हिसार न्यायालय में केस किया था। हमारे बोर्ड के अधिवक्ता श्री पुनीत गर्ग ने इसकी पैरवी की, और माननीय दोनों न्यायाधीशों ने इस मामले में फैसला दिया है कि ये विद्यालय की गलती है, और उनका स्टे ऑर्डर कैंसिल करते हुए उनकी आगे तारीख दे दी है। क्वेश्चन पेपर 150 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय होगा। इसमें लेवल 1 के लिए 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, और 30 नंबर के लिए लैंग्वेजेस, 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश, और बाकी 30 नंबर होंगे जनरल स्टडीज़ के, जिसमें 10 नंबर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 10 नंबर रीजनिंग एबिलिटी, और 10 नंबर की हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, और बाकी मैथमेटिक्स 30 नंबर का, और इन्वायरमेंट स्टडीज़ 30 नंबर की। ये लेवल 1 के लिए सिलेबस रहेगा। और लेवल 2 के लिए जो अंत में जो मैथ और इन्वायरमेंट स्टडीज़ का जो लेवल 1 में दिया गया था, उसकी जगह 60 नंबर का सिर्फ स्पेशल जो सब्जेक्ट है वही हो जाएगा, बाकी उसी पैटर्न पर रहेगा। चाइल्ड साइकोलॉजी भी 30 नंबर की रहेगी, लैंग्वेज उसी तरह से हिंदी 15 नंबर की, और इंग्लिश भी 15 नंबर की, और इसमें भी हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 10 नंबर की होगी। सभी परीक्षार्थियों ने अपना जो आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन भरना है, फैक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा या अन्य माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। और 28 से 30 सितंबर तक जो करेक्शन करनी है उसके अंतर्गत लेवल, जाति वर्ग व शारीरिक रूप से कोई भी चुनौतीपूर्ण है या होम स्टेट है उसकी करेक्शन नहीं होगी। बाकी नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, जन्म तिथि में, आधार नंबर में, इनमें शुद्धि कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं सभी अभ्यर्थियों को जो भी अप्लाई करना चाहेंगे उनको बोर्ड की तरफ से डायरेक्शन देना चाहेंगे कि प्रत्येक बच्चे का करंट का फ़ोटो विद डेट, और बिल्कुल क्लियर, किसी तरह का वो ब्लर न हो। अगर बच्चे का ऐसा फ़ोटो है तो उसको अनुमति दी जाएगी, अगर किसी भी बच्चे का फ़ोटो ब्लर मिलता है तो उसको परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसके साथ ही सभी को ये भी डायरेक्शन देते हैं कि वो अपने आधार कार्ड में अपना जो फ़ोटो है उसको अपडेट करवाएं आधार कार्ड में, और करंट का फ़ोटो ही आए। ये नहीं कि किसी बच्चे का जब वो 4 साल का था तब का फ़ोटो आधार कार्ड में या 6 साल का है तब का है। इसलिए सभी कैंडिडेट जो एस्टेट का एग्ज़ाम देंगे वो अपने आधार कार्ड में अपने फ़ोटो को अपडेट करवा लें। लावारिस पशुओं के इलाज को लेकर गौ सेवक व पशु चिकित्सक एक बार फिर आमने सामने हैं। पशु चिकित्सक द्वारा पशु पक्षियों को गलत तरीके से रखने की बात पर नाराज होकर गौ रक्षा दल के सदस्यों ने इन सभी बीमार पशु पक्षियों को पशु चिकित्सालय ले जाकर छोड़ दिया। इस बारे में दोनों ही तरफ से अपना अपना पक्ष रखा गया। गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने पशु चिकित्सकों द्वारा गाय व अन्य घायल पशु के इलाज के लिए मना करने वाले पशु चिकित्सकों को सस्पेंड करने की मांग की। गोरक्षक संजय परमार ने आरोप लगाया कि पशु चिकित्सक पूरी तरह से अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं, जिसके विरोध में वे धरने पर बैठे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कोई नागरिक गाय या घायल जानवरों के इलाज के लिए चिकित्सकों से संपर्क करता है तो वे सीधे तौर पर उन्हें मना कर देते हैं। इलाज के अभाव में
घायल जानवर दम तोड़ रहे हैं। पशु चिकित्सकों द्वारा ना ही कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, ना ही रोस्टर के हिसाब से ये पशु चिकित्सक जल्द ही फोन उठाते हैं, जिससे पशुपालक खासे परेशान हो गए हैं। वहीं संजय परमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सोमवार तक आरोपी पशु चिकित्सकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामाजिक संगठनों को साथ लेकर आंदोलन को अनशन का रूप देंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। सुप्रीम कोर्ट के और एक आम इंसानियत के भी एक फर्ज बनता है। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि भी रोड पर कोई भी बेजुबान जानवर, घायल कुत्ता बिल्ली कोई भी अगर घायल हो जाता है, उसको मुख्य व प्राथमिक उपचार मिलना उसको कानूनी अधिकार है और उसको जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अब चिकित्सा सुविधा कौन उपलब्ध कराएगा? डॉक्टर कराएंगे। अब हम ये डॉक्टर उसको चिकित्सा सुविधा प्राथमिक उपचार देने से मना कर रहे हैं मौके पे, उसके विरोध में हम यहाँ पे बैठे हैं। ये कहते हैं उठा के लाओ। अब एक बात बताओ, रात को 11 बजे अगर कोई गाय एक्सीडेंट हो जाए या दिन में 2 बजे एक्सीडेंट हो जाती है और कोई महिला है जिसने सूचना दे दी चिकित्सा विभाग को भी ऐसे गाय बीमार है या कुत्ता बीमार, कोई एक्सीडेंट हो गया और गाय के खून आ रहे हैं, तो क्या हम MCD का इंतजार करेंगे या डॉक्टर का इंतजार करेंगे? हम डॉक्टर का इंतजार करेंगे। अब डॉक्टर अगर वहाँ पे अगर मान लो खून आ रहा है, सिर्फ हमारी एक मांग है कि इन पशुओं की जान बचे। तो खून आ रहा है तो क्या करे? डॉक्टर को बुलाए। अब डॉक्टर आएगा नहीं, यही मांग हमारी, और कोई मांग ही नहीं है। तो ऐसे में अभी तक कोई इनको लिपापोती कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला। ये अभी सिर्फ आगे से उधर से इधर भाग जाते हैं, उधर से इधर भाग जाते हैं, कहते हैं जी हम करेंगे वो करेंगे। हम दिन में 25 केस हैंडल करते हैं, दिन में डेली के। ये हमारे पास रजिस्टर है, आप रजिस्टर देखो। आम पब्लिक से हम अपील करेंगे कि अगर हम इन बेजुबान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा मदद करें। और इन चिकित्सकों को जो लगातार तनख्वाह ले रहे हैं, इनकी ड्यूटी है, ये तनख्वाह हमारी ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे। हम इनको कहते हैं भी हमारे को दिन में हम 25 केस करते हैं डेली के, महीने साल में पूरे महीने में 25 ले लो, पूरे महीने में 25 केस नहीं ले सकते, ये मना कर देते हैं। कल एक डॉक्टर प्रवीण है, उन्होंने कल सरेआम मना कर दिया। सांड के एक्सीडेंट हुआ था जलवानी के अंदर, उसको कहा कि DC साहब के भी आदेश है, आप इसको इलाज कर जाओ, हमने पकड़ रखा है। उन्होंने बस DC ने कह दिया मैं नहीं जाऊँगा। डॉक्टर प्रवीण है, प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है पुराना बस स्टैंड पे रेड क्रॉस के सामने, जो प्राइवेट कुत्तों का इलाज करता है लेकिन गायों का इलाज करने से मना करता है। अब एक बात बताओ, गायों का इलाज वो बेजुबान वो तो बोलेगी नहीं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम गौ सेवक की लड़ेंगे। आज का मामला ये था जी, कल आज हमने बयान पढ़ा था। डॉक्टर सुखदेव राठी हमारे DT साहब हैं, बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। उन्होंने बयान दिया था कि ये पुल के नीचे अवैध कब्जा कर रखा है और इन्होंने पिंजरे लगा रखे हैं, तो पिंजरों में बंधक बना रखा है इन्होंने, ऐसे बयान दिया था। तो आज उस बयान को पढ़ के हमें एहसास हुआ कि वाकई में हम तो पाप कर रहे थे और हमें ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद आज हमने क्या किया, जितने भी हमारे गौवंश थे, कुत्ता बिल्ली गाय और पक्षी जो इंजर्ड थे, वो हमने इनको दे दिए और इनको एक एप्लीकेशन लिख के दे दी भाई इनका आज का इलाज करा के और किसी को कहीं भी रख लें। भाई हम तो अधर्म कर रहे हैं पुल के नीचे, और यही अधर्म है। तो और पुल के नीचे जो अवैध काम है और शहर में इनकी गोचर भूमि किसने खाई है जी? इनकी गोचर भूमि या तो मैंने खाई या मेरे भाई ने खाई या प्रशासन ने प्लाट काटे हैं, तो वो अवैध है या ये अवैध है? इस पुल के नीचे अगर अवैध है अगर सेवा करनी, तो जो रोड के किनारे लोगों ने पक्के बना रखे हैं, ग्वार फैक्ट्री के पीछे पक्के मकान बना रखे हैं और निनाण के पास पक्के बना रखे हैं, रोड किनारे प्रशासन तोड़ भी देता है फिर बना लेते हैं, वो अवैध है या ये अवैध है? ये हमारा सवाल है। और इसलिए हमने आज हमारे को ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भगवान बुद्ध ने जो को दिया था, वो आज हमें भी प्राप्त हो गया सुखदेव राठी का बयान सुन के। और अब हमने क्या कर दिया, जितने भी पशु थे हम सेवा करना छोड़ दिया। अब इनको करवाएंगे, भैया आप रखो, इलाज करो और इनको ले जाओ। और हमारे पास ऐसे 4 अवैध कब्जे और है, जिसमें 100 के लगभग हमारे गोवंश और भी है। ये खाली कर देंगे तो हम इनको और ला के दे देंगे और इनको ले जाओ और ऐसी जगह रखना जहाँ पे ये बंधकता का महसूस ना करें, बंधक नहीं हो ये। इनको अच्छी तरह से चारा पानी करवाएं, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो प्रशासन के मदद करने के लिए हम अब भी तैयार हैं। इस बारे में पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह राठी ने कहा कि गौ सेवक पशु चिकित्सकों को परेशान कर रहे हैं। बुधवार को कुछ युवा पॉल क्लिनिक में घुस आए और चिकित्सकों की वीडियो बनाने लगे। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में कोई पशु घायल होता है तो हमारे चिकित्सक तुरंत पहुंचेंगे और इलाज करेंगे। वहीं दूसरी ओर पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव राठी द्वारा वीरवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जारी किए गए बयान के
विरोध में आज गोरक्षा दल के सदस्यों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शित करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने बताया कि डॉक्टर सुखदेव राठी द्वारा बयान में कहा गया था कि पुल के नीचे गोरक्षा दल अवैध रूप से बैठे हुए हैं तथा जानवरों को पिंजरे में बंद कर रखा जा रहा है। इस अवसर पर गोरक्षा दल द्वारा सभी बीमार जानवरों को पशु चिकित्सालय में छोड़ा गया, जहां उन्होंने कहा कि इनका इलाज भी अब चिकित्सालय के चिकित्सक ही करेंगे। इन्होंने यही मांग करी है। पहले तो इन्होंने ये कहा था कि जो यहाँ पर पशु रखे हैं ये इलीगल है और जो इनका इलाज करते हैं वो इलीगल है। हमने इनको ये स्पष्ट रूप से बताया कि पशुओं का इलाज हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल इलीगल नहीं है, ना ही हमने ऐसा कहा। जिस प्रकार से व्यवस्था एक हाईवे के नीचे की हुई, हमने इसको कहा है कि ये गलत है। आप प्रशासन से मिलके या किसी और जगह से मिलके, किसी गौशाला से मिलके पशुओं को वहाँ पर स्थानांतरण किया जा सकता है। दूसरी इनकी मांग रही कि हमारे हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है। मैंने इनको ये बताया कि ये मुद्दा कई दिनों से चला था। आज के दिन हमारे पूरे ज़िले के अंदर दवाइयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी बीमारी आ जाती है जिसकी इमीडिएटली हॉस्पिटल में भी बाई चांस वो दवाई ना हो, पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए, तो इमीडिएटली उसको भी हमने ये अपने वीएस को बोल दिया कि आप बाज़ार से परचेज कर लें और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर दिया। तीसरा इनका ये मुद्दा रहा कि जो एक्सीडेंटल एनिमल्स है आप इनको फटाफट वो करवाएं। हमने कहा है एक्सीडेंटल एनिमल्स के लिए प्रशासन के पास, एमसी के पास एम्बुलेंस है। वो एम्बुलेंस के माध्यम से उस एनिमल को कहीं भी गौशाला के अंदर जो नियर बाई है वहाँ पे लेके जाते हैं, जो भी चिन्हित की हुई है, और उस गौशाला के अंदर हमारा वेटरनरी सर्जन जाके उसकी ट्रीटमेंट कर देगा। एक्सीडेंटल केस के अंदर हम इमरजेंसी मानते हैं, किसी टाइम भी फ़ोन है, कोई वेटरनरी सर्जन कभी मना नहीं करेगा और उसका जाके मौके पर ही ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बताया भाई डॉग का हो गया, या जैसे अभी बंदर लेके आए थे या रोज़ लेके आते हैं, ये एक वाइल्ड लाइफ एक्ट है, ये उसके तहत ही वाइल्ड लाइफ के अंदर जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट वहीं पर ही होगा। लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट हम किसी प्रकार से मना नहीं करते हैं, वो हम करते हैं, लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जू वालों की रहती है इसके अंदर। ये इनकी आगे मुख्य बातें थी। तीसरा इनकी बात थी कि हमारे यहाँ पॉलीक्लिनिक पर डॉक्टर्स नहीं मिलते, जबकि इनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि डॉक्टर्स की ड्यूटी हमने सुबह भी लगा रखी है और शाम को भी यहाँ पे रहती है। हमारे मतलब सुबह 7 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे तक डॉक्टर रहते हैं। ये कई बार होता है कि जैसे 7:30 का टाइम में कोई 8 आ जाए, तो 8 आने का मतलब ये नहीं है कि हमारा डॉक्टर अनुपस्थित है, वो किसी ट्रीटमेंट पे गया हो, किसी और से काम कर रहा हो। मतलब जो आदमी एक सुबह से शाम काम करता है और आप उसको यही कह दो कि मैं तो अब 7:08 पे गया, डॉक्टर नहीं मिला, उसकी गैर हाजिरी लग जाए, वो एक जो इनका तात्पर्य था उससे मैं सहमत नहीं हूँ। पॉलिटिकली प्रदेश सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ के हमारे विभाग के मंत्री जी ने 70 एम्बुलेंस के लिए हरियाणा के अंदर जल्दी आने वाली है, जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, जिसके ऊपर 1 लाख एनिमल के ऊपर एक मोबाइल वैन दी जाती है और वो जल्दी, मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 महीने के अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर एम्बुलेंस आ जाएगी, जिससे कोई कमी नहीं रहेगी। उसके फलस्वरूप एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, एक कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसके अंदर जहाँ से भी इलाज के लिए जो भी सूचना आएगी उसके माध्यम से एम्बुलेंस वहाँ पर जाएगी और उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इलाज के मामले तो मैंने स्पष्ट कह दिया, गौ सेवकों, गौ रक्षकों, हम, मेरा विभाग, मेरे वेटरनरी सर्जन बिल्कुल तैयार रहते हैं 24 घंटे। मैं ये बात तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि कोई ट्रीटमेंट के लिए मना करेगा, लेकिन देखो एक किसी के पास जाओ, एक शालीनता का व्यवहार करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट से बताना चाहिए। कल को हमारा भी सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, किसी का भी हो जाता है, तो ये थोड़ी है कि डॉक्टर वहीं ग्लूकोज लगाए चढ़ाएगा। कुछ ना कुछ तो सुविधाएं ऐसी होती है, डॉक्टर के पास जाएगा, देखेगा, व्यवहार करेगा। ये थोड़ी आप सिविल हॉस्पिटल में गए, मेरा तो बीमार हो गया, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाओगे, वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखेगा कि इलाज करेगा। एक प्राथमिकता हर चीज़ को एक दी जाती है, जो इनको भी समझना चाहिए। लेकिन ये किन कारणों से इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मैं नहीं कह पाता। जैसे कि जहाँ तक ये इन्होंने यहाँ इसके नीचे रखे हैं, यह हमारा इसका फार्म है, मुर्राबुल फार्म है, इसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट एनिमल रखे हैं जो कि रिकॉर्डिंग के आधार पर बच्चों को खरीदा जाता है। अभी बंद है, एनिमल्स हमने और भी प्रोक्योर करने हैं। मतलब ये चीज़ें इनको ध्यान में रखनी चाहिए, इनको समझाते भी हैं। यहाँ इन्होंने 20 एनिमल रखे हैं, इन 20 एनिमल को हम नंदीशाला में ले जा सकते हैं, जहाँ की इन्फर्मरी है। यहाँ एक गौशाला है, मैं गया था, अच्छी बड़ी गौशाला है, वहाँ पे एक मदन लाल हमारे रिटायर भी लिए काम भी करते हैं, मोहन लाल जी काम भी करते हैं, उनका भी मैंने कहा था, बोला जी हमें कोई दिक्कत नहीं, और भी कोई हो, प्रशासन के सहयोग से हर कार्य किया जाता है। आम आदमी को क्या अपील करना चाहेंगे सर? कोई घायल कहीं मिलता है, वो अस्पताल में लेके आए, या इन गौ सेवकों को क्या कहना चाहेंगे? इनकी हठधर्मिता है या डिपार्टमेंट कहीं न कहीं पेच फंसा हुआ है? इसमें पेज कुछ नहीं पता है, हठधर्मिता भी नहीं है इनकी, लेकिन ये बातों को समझ नहीं पा रहे। वो इस तरीके से चाहते हैं कि डॉक्टर को जैसे आज 10 मिनट पे फ़ोन कर दिया जी इस गली में आ जाओ, 10 मिनट पे फ़ोन कर दिया इस गली में आ जाओ। आप समझो कि बिहानी में इससे उससे जाने में 10 मिनट में कोई नहीं जा सकता, उसमें समय लगता है।
थोड़ी एक समझने की जरूरत है, आपस में प्रयास यही करना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए तो कोई मना ही नहीं है किसी प्रकार की। स्टाफ की कमी भी, स्टाफ की कोई कमी नहीं है जी। मेरे पास मेरा पूरे ज़िले के अंदर वेटरनरी सर्जन्स पूरे हैं। मतलब देखो, अगर मेरे पास 10% की कमी है तो कोई खास बात नहीं है, मगर मेरे पास 100 पोस्टें 90% बोरी तो मेरा काम सफिशिएंटली चल जाता है। उससे कोई में फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो पहले एक्सरे मशीन थी, अल्ट्रासाउंड मशीन थी। पॉलीक्लिनिक के अंदर देखो, पहले से आप देख रहे होगे कुछ सुधार होता जा रहा है। जी टाइम का हमने रोस्टर बना दिया है, जी सुबह 7:30 से 2 और 2 से 7 का बजे का बना दिया है। जहाँ तक कि वेटरनरी सर्जन्स की बात है, यहाँ पे 4 वेटरनरी सर्जन्स है जो कि बहुत ही मेहनत है, और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी हुई है। कोई वेटरनरी मेडिसिन से है, सर्जरी से है, गायनी से है, पैथोलॉजी से भी है। जो लैब का कार्य है उसको भी हम सुचारू रूप से, और यहाँ जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो करने जा रहे हैं। एक्सरे की जो मशीन है, ये मशीन ख़राब हो चुकी है, काफ़ी साल पुरानी है। किसी कारणवश क्या खराबी होगी तो उसके बाद दोबारा चल नहीं पाई। रेडियोग्राफर भी नहीं रहा है, लेकिन आने वाले टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1-2 महीने के अंदर एक्सरे मशीन भी यहाँ पर आ जाएगी, और जो यहाँ पर वेटरनरी सर्जन है उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। भिवानी ज़िले का कोई भी पशु किसी प्रकार की बीमारी के लिए दूसरे ज़िलों में नहीं जाएगा। यहाँ का पशु चिकित्सक में मैं आज लिस्ट भी देखी, इतना कॉम्पिटेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरे पास है। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा केस डायग्नोसिस के लिए मेरे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है। पैथोलॉजिस्ट यहाँ डॉक्टर बैठा है, वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अब धीरे धीरे देखो समय लगता है जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों में मैं आने वाले 2-3 महीनों में कर दूँगा, और ये चीज़ें हो जाएगी। 100% मुझे यकीन है कि आप एक गऊ को गोद ले लें और उसको गौशाला में दान कर दें, और पूरे साल उसका चारे का खर्चा उठाएं। सबसे मेरी यही अपील है यहाँ पर अपने पशु प्रेमियों को, गौ भक्तों को, एक गाय को अडॉप्ट करें, गौशाला में दें और पूरे साल का उसका खर्चा उठाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। फिर भी इस दौरान हमने 5-6 टीमें आज बनाएंगे, जिसकी हमने रूपरेखा तैयार कर ली है। दवाई हमारे पास मौजूद है। किसी को अफारा आ जाए, कुछ आ जाए, उसके लिए इन 2 दिनों के लिए, अमावस्या के दिन और अगले दिन, क्योंकि अमावस्या के दिन ये ज़्यादा लोग खिला देते हैं, अगले दिन कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारी हर कोने के अंदर, जिले के अंदर टीम तैयार है, वो इमीडिएटली ट्रीटमेंट करेगी। इसके लिए हमें किसी पितृपक्ष के दौरान आने वाली अमावस्या को गायों को रोटी, पूरी व हलवा इत्यादि खिलाने को लेकर लोगों से विशेष अपील की गई है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव राठी एवं गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा है कि इस दिन पशुओं को अधिक खिलाने से उनकी मृत्यु तक हो जाती है, जिससे हम पुण्य नहीं पाप के भागीदार बन जाते हैं। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह राठी व गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और कुछ दिनों बाद आने वाली अमावस्या को लोग आवारा पशुओं को रोटी, पूरी, हलवा जैसी तली हुई चीजें खिलाएंगे, जिससे पशुओं के मरने की आशंका ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जानवरों को यह पता नहीं होता कि कितना खाना है, क्या चीज खानी है और क्या नहीं खानी है। उससे बचाव के लिए लोगों को चाहिए कि गौशाला में गाय को गोद लेकर उसका साल भर का खर्चा गौशाला में दे दे, इससे भी पुण्य मिलता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आवारा पशुओं को पूरी रोटी ना दी जाए। अमावस्या के लिए वैसे तो हमने डीसी साहब से भी हमारी मीटिंग हुई थी, और हमारे वेटरनरी सर्जन्स की भी कल मैंने मीटिंग बुलाई है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पशु पालक भाइयों को या सिटीजन्स को यही कहना चाहेंगे कि आप इस दिन पशुओं को पूरी और इस तरह की ज़्यादा चीज़ें एकदम ना खिलाएं, जिससे पशुओं का अफारा आ जाता है, और अफारा आने की वजह से वो उनकी मृत्यु हो जाती है। जितना अगर आपने किसी ने दान पुण्य करना है तो आप गौशाला में जाएं, और गौशाला में जाकर अपना दान पुण्य करें, जो भी आप नवरात्रों के दौरान करना चाहते हो। और अमावस्या के बाद, अमावस्या के दिन एकदम सारी पब्लिक शुरू हो जाती है खिलाने के लिए पशुओं को, इस वजह से वो डेथ होती है। इसके लिए हमने विभाग की अपने जिला स्तर के ऊपर भी हमने टीमें बना दी है। 4-5 टीमें रहेगी, हमारे वेटरनरी सर्जन्स VLD रहेंगे, जो कि अमावस्या वाले दिन भी और अमावस्या से अगले दिन भी, क्योंकि जो मोर्टेलिटी होती है वो किसी कारणों से अगले दिन होती है। नेचुरल भोजन नहीं होता। हाँ, नेचुरल भोजन नहीं होता, और वो ज़्यादा खिलाया जाता है। और पशु को अगर कोई भूखा हो, अगर हम भी अगर 4 रोटी की जगह 10 रोटी खाएं तो हमारा पेट भी फूल जाता है। तो इसी प्रकार से पशुओं के अंदर भी होता है, जिसके लिए हमने जो दवाइयाँ भी, जो उसकी इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, वो दवाइयाँ भी हमने ले ली है। और 2 दिन के लिए हमारी पूरी टीम अलर्ट रहेगी। कोशिश, हमारा प्रयास पूरा रहेगा किसी प्रकार की कोई मोर्टेलिटी ना हो। फिर भी किसी प्रकार की इन 2 दिनों में कहीं से सूचना मिलेगी वह भिवानी जिले के अंदर, तो डॉक्टर वहाँ मौके पर पहुंचे। यही अपील करेंगे कि आप जो भी आपने दान दक्षिणा देनी है, आप गौशालाओं में जाके दें। और आप फिर भी आप सोचते हो कि हमने बेसहारा पशु की सेवा करनी है, तो हम ये चाहते हैं कि आप एक बेसहारा पशु को पकड़े और गौशाला में दें, उसके अपनी अपेक्षा के अनुसार वहाँ पे दान दे दें भी ये मेरी गाय है, इस गाय को पूरे साल में चारा दूंगा, और ये मेरे 10,000 रुपये के इसके अंदर दान। हमें सिर्फ एक सबसे अपील करेंगे कि इस अमावस पे
कनागतों में अमावस पे ज़्यादा दिक्कत आती है। रोड पे खड़ी गाय को, रोड पे खड़ी किसी भी गाय को कोई भी गो ग्रास ना दे। कारण क्या है, उस दिन मोहल्ले के अंदर गाय मिलेंगी 2-3 और मोहल्ले में घर होंगे 100-200। वो गाय 10 से 15 किलो कच्चा पक्का अनाज खा जाएगी और वो ओवर ईटिंग से मर जाएगी। इसलिए प्रार्थना या तो घर पे गाय पाले या फिर किसी गौशाला में जाकर देंगे, ताकि वो ओवर ईटिंग से बच जाए और उनकी जान बच जाए। हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के सदस्य कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल के निवास स्थान पर पहुंचे और अतिथि अध्यापकों के तबादलों के मुद्दे को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। तबादला नीति का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अतिथि अध्यापकों को उनके गृह जिले से काफी दूर भेज दिया गया है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के तबादले नीति के विरोध में हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के जिला प्रधान संजय तोशाम की अध्यक्षता में कृषि मंत्री जेपी दलाल के भिवानी स्थित निवास स्थान पर नारेबाजी की गई। वह उन्होंने कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपकर तबादला नीति को रद्द कर बाहर भेजे गए अध्यापकों के तबादले पुनः गृह जिलों में किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि स्थानीय नेहरू पार्क में दोपहर के समय हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष संजय तोशाम के नेतृत्व में जिला भर के अतिथि अध्यापक एकत्रित हुए। इस अवसर पर संजय तोशाम ने कहा कि प्रदेश सरकार केवल उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। नई तबादला नीति लागू कर एक जिले के कर्मचारियों को दूसरे दूर के जिलों में भेज दिया गया, जिससे उन्हें बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपकर तबादला नीति को रद्द करने की मांग की। हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बिल्कुल ही असमानता का व्यवहार है। हमारी तनख्वाह बहुत कम होते हुए हमें हमारे जिला गृह स्टेशन से पलवल, नूह, मेवात, इधर अम्बाड़ा 200, 300 किलोमीटर हमें स्टेशन दिए गए हैं, जो कि एक ज़बरदस्ती है। हमारे साथ बहुत ही बेरहमी का व्यवहार किया जा रहा है सर। उसके खिलाफ आज हम यहाँ पूरे हरियाणा के अंदर हमारे साथी, हमारा संगठन, हमारी यूनियन मिल रही है और हम यहाँ भिवानी के अंदर जेपी दलाल जी, हमारे जो कृषि मंत्री हरियाणा सरकार, इनको हमने बताया, हमारी फ़ोन पे बात हुई है, अब यहाँ पे थे नहीं। उन्होंने कहा कि हम ये आपकी ट्रांसफ़र की रद्दी करा देंगे ऑर्डर, उन्होंने आश्वासन दिया है। ज्ञापन दिया गया। मेरा जो स्टेशन मिला है वो यहाँ से 125 किलोमीटर दूर गुड़गांव में, गुड़गांव के भी थोड़ी सी दूर मतलब गांव है, उसमें मिला है। अगर मैं वहाँ रहती हूँ तो कम से कम मान के चलो 15,000 रुपये तो रेंट का हो गया। उस रेंट दोनों बच्चे मेरे साथ ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को मैं नहीं छोड़ सकती। और सैलरी हमें मिलती है 37,500 रुपये। क्या 37,500 रुपये में हम गुड़गांव जैसे महंगे शहर में रह सकते हैं? और मेरी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता में कोई कमी नहीं है। मैं स्टेट पास भी हूँ 2008 वाला, तो फिर हमें इतनी दूर क्यों, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है? 16 साल से मेरा शोषण हो रहा है इस पद के ऊपर रहते हुए, जबकि सारी क्वालिफिकेशन मैं पूरी करती हूँ। तो फिर ये ऐसा क्यों? अगर यदि हमें शामिल करना था तो परमानेंट के साथ शामिल किया जाता, या फिर हमें कोई यहीं पर मतलब बिना इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के एडजस्ट, जहाँ पर जगह हो वहाँ पर एडजस्ट किया जाना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि जो अभी ट्रांसफ़र की गई है गेस्ट टीचर्स की, इसमें 200, 250, 280 किलोमीटर दूर तक स्टेशन दिए गए हैं। पढ़ाने का तो हम काम कर ही रहे हैं पिछले 16 साल से, पढ़ाने का हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे बच्चों को। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि या तो इस पॉलिसी को ये वापस लें, और अगर इसको नहीं ले रहे तो हमारी सर्विस काउंट करके हमारी जो मेहनताना बनता है, सैलरी बनती है, वो हमें दे दें। सीधी सी बात है जी, क्योंकि 30,000 रुपये, 35,000 रुपये ये सैलरी है अध्यापकों की, तिथि अध्यापकों की, और जो लेक्चरर उनकी 38 होगी। जेबीटी की तो 30,000 रुपये सैलरी है। 30,000 रुपये में आप गुड़गांव जैसे मेट्रो सिटी जो हैं, साइबर सिटी बोलते हैं, वहाँ कैसे गुजारा कर लोगे, जिसमें कि आपके पीछे परिवार भी यहाँ है। 30,000 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता। सरकार ने गेस्ट टीचरों की बदली करके उनको आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है, और हम इसका बिल्कुल खुले दिल से और सब इसका विरोध कर रहे हैं। आज विरोध करने के लिए हम यहाँ जेपी दलाल जी हैं, हमारे कृषि मंत्री, इनके निवास पर आए हैं। इनको हमने, मंत्री जी तो नहीं थे, फ़ोन पे उनसे बात हुई, हालांकि उन्होंने कहा है, उन्होंने माना भी है कि बिल्कुल गलत हुआ है और हम इसको रद्द करवा देंगे पॉलिसी को। तो उम्मीद है कि शायद ये पॉलिसी रद्द हो जाए और अतिथि अध्यापक अपने घरों में आराम से रह सके। शिक्षा और शिक्षण का कार्य तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस पॉलिसी को ख़त्म करो और अतिथि अध्यापकों को यहीं पे आसपास कहीं अगर कोई बहुत सारे खाली स्कूल, उनमें एडजस्ट किया जाए। भिवानी का सरल केंद्र एक ही छत के नीचे करीबन 357 तरह की सुविधाएं लोगों को दे रहा है। यह कहना था सरल केंद्र के सुपरवाइजर गुरदीप का। उन्होंने बताया कि डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट व लाइसेंस जैसी अनेकों सुविधाएं जनता को बड़े ही सुगम तरीके से सरल केंद्र में प्रदान की जाती हैं।
शुक्रवार को सरल केंद्र के सुपरवाइजर गुरदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा सरल केंद्रों के जरिए लोगों को 357 सेवाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट से संबंधित या विभिन्न तरह की रजिस्ट्रियों की सेवाएं उपलब्ध करवाई। सरल केंद्र में जैसे सरकार के द्वारा एक ही छत के नीचे 357 सेवाएं दी गई हैं, जिसमें हर प्रकार की सेवा हैं, डोमिसाइल हैं, कास्ट का है, इनकम का है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित हैं, वाहन सारथी का है, रजिस्ट्रियां हैं। इस प्रकार करके टोटल के सरकार ने 357 सेवाएं एक ही छत के नीचे दे रखी हैं। बड़ा ही सरकार का ये सराहनीय काम है और जो सरकार के द्वारा दिया गए टाइम के अनुसार है वो सभी काम टाइम पे होते हैं। इसलिए लोगों में बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है सरल केंद्र के प्रति। और जो हम मानते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम महीने में 1000 सेवाएँ लोग लेते हैं और उनको टाइम टू टाइम सेवाएँ दी जाती हैं। फीस वगैरह का जो होता है सभी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती हैं, जिसमें लोगों को बार बार में चक्कर नहीं काटना पड़ता। और यहाँ ये लगा लो, हम मानते हैं कि डेली की डेली यहाँ 700 से 800 लोगों को प्रतिदिन सेवाएं दी जाती हैं। शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर बच्चों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से छात्रों का बोझ कम करने के लिए लॉकर्स दिए जाने की योजना चलाई गई थी, लेकिन ये लॉकर्स अभी तक कुछ ही विद्यालयों में पहुंच पाए हैं। इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने विस्तृत जानकारी भी दी। हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग समय समय पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है, ताकि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सार्वजनिक विकास हो सके तथा करीब 3 साल पहले मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से छात्रों का बोझ कम करने के लिए एक योजना चलाई गई थी। लेकिन जब प्राथमिक पाठशाला रामनगर की प्राचार्य कौशल्या से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार की योजना की जानकारी उन्हें नहीं है और ना ही उनके स्कूल में अभी तक बच्चों के लिए कोई लॉकर्स पहुंचे हैं। वहीं जब इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना को बच्चों का बोझ कम करने के लिए चलाया गया था तथा अभी कुछ स्कूलों में इन लॉकर्स को भेजा गया है और जल्द ही इन लॉकर्स को सभी स्कूलों में भेज दिया जाएगा, ताकि बच्चों का बैग से छुटकारा हो सके व बच्चे स्कूल में होमवर्क करने के साथ ही तनाव रहित होकर अपने घर जा सके। हमारे स्कूल में कोई बॉक्स वगैरह नहीं आए हैं। यहाँ पर सब बच्चे बस्ता लेकर आते हैं और बस्ता लेकर ही जाते हैं। तो सर क्या आपने कभी डिमांड नहीं की मैडम जी? नहीं की। तो शिक्षा विभाग ने कही थी भाई हम ये कर रहे हैं, तो ये योजना सफल नहीं हो पाई? सफल नहीं हो पाई। ऐसा है कि योजना चल रही है विद्यालयों में, कुछ विद्यालयों में ये कार्य हो चुका है, कईयों में अभी काफ़ियों में भी चलना है। और विभाग की तरफ से जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रत्येक जिले में एक खंड को चिन्हित किया है जहाँ पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सुविधाएं हमने उपलब्ध करानी है। और जिला भिवानी के भिवानीखेड़ा ब्लॉक को हम इसका चयन हुआ है, जो इस वर्ष में हम सभी बच्चों को इस इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उपलब्ध करा देंगे और बच्चों को शीघ्र ही जो है ये सुविधा मिलने लगेगी। सर भिवानी में कब तक मिलने लगेगी? भिवानीखेड़ा तो चयनित हो गया सर। भिवानी के बाद जैसे ही हमारे को सफलता या जो चीज़ें हमें वहाँ मिलेंगी पायलट के तौर पर, उसके बाद पूरे ज़िले में लागू हो जाएगी। स्थानीय फैंसी चौक से नया बाजार के फूल वाली मार्केट तक कुछ समय पहले पुरानी पाइपलाइन तोड़कर नई पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन गड्ढों को नए भरे जाने से दुकानदार व राहगीर काफ़ी परेशान नजर आए। क्षेत्रवासियों ने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इन गड्ढों को तुरंत भरा जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना। गौरतलब है कि फैंसी चौक से नया बाजार फूलों की मार्केट तक गंदे पानी की समस्या से निजात पाने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन को तोड़कर नई पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद क्षेत्रवासियों के लिए गड्ढे को ना भरना क्षेत्रवासियों के लिए सिरदर्द बन गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि 3 दिन से यह गड्ढा खोदा गया है जो कि मेन रोड के बिल्कुल बीचों बीच है। साथ ही उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग की धीमी गति को लेकर क्षेत्रवासियों में काफी रोष है। उनका कहना था कि उन्होंने गंदे पानी की समस्या से तो उन्हें निजात दिला दिया, लेकिन यह गड्ढा वैसा ही छोड़कर उनका और भी ज़्यादा सिरदर्द बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि फैंसी चौक से लेकर फूलों वाली मार्केट तक वे दिन में हज़ारों बार निकलते हैं और रात को लाइट का विशेष प्रबंध नहीं होने के कारण इसमें कोई वाहन चालक भी गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि गड्ढे को जल्द से जल्द वापस भरा जाए ताकि आने वाले राहगीरों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। ये समस्या तो गंदा पानी आ रहा था पहले 3-4 सालों से गंदा पानी आ रहा था, उससे परेशानी थी।
उस परेशानी की वजह से हमें ये अब जाके समस्या सोल्व करी है या सोल्व करी है, तो लेकिन कनेक्शन भी है ना मालिकों ने अपनी तरफ से करवानी पड़ेगी। और ये खड्डा पाड़ के जाते रहे, खड्डा अभी भरा नहीं है। इस गड्ढे से क्या परेशानी आ रही है? खड्डे से भी ये धूल मिट्टी है, ये देखो कितना ऊँचे है। और फैंसी चौक है जी। अभी किस प्रकार की समस्या है जी? इसमें गंदा पानी आओ है जी, गंदा पानी आने का लाइन नहीं गिर के इसमें पुरानी लाइन में सारे कनेक्शन बंद हो गए, ये सारी नई लाइन में कनेक्शन हो गए। और वक्त युवा बोले भाई सामने को हाथ लाने जो सुनिए हम कर जाएंगे सारे कनेक्शन, खड्डा खोद गया वापसी चले गए, वापसी बाउड का वहाँ है नहीं। हमने बाट देख रहे थे, कल प्लम्बर बुला कर कल में कनेक्शन करवाए हैं, वो अब तक भी नहीं आए हैं। पानी गड्ढा गंदा पानी आओ गड्ढा जी, गड्ढा तो आप करके गए हैं ठीक? खड्डा करने की बाट दिखा जी कर दिया तो कर देने, तो कोई ना कोई पाइप हो तो। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।